कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसे पूरा इलाका दादा भाई के नाम से जानता है। चारों तरफ उसके समर्थकों के नारे गूंज रहे हैं, दादा भाई जिंदाबाद और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय और जोश से भर जाता है। दादा भाई की अदालत लग चुकी होती है, जहां हर फैसला ताकत से नहीं बल्कि न्याय के आधार पर लिया जाता है। इसी बीच कुछ लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़कर दादा भाई के सामने लाते हैं। आरोप लगाया जाता है कि इस बूढ़े ने किसी का पैसा लिया था और अब उसे वापस नहीं कर रहा। शिकायत करने वाला व्यक्ति गुस्से में बुजुर्ग को धक्का देता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। यह नज़ारा देखते ही दादा भाई का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत उस आदमी को रोकते हुए कहता है कि उसकी अदालत में किसी कमजोर इंसान पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। इसके बाद दादा भाई पूरे मामले की सच्चाई जानने का फैसला करता है। वह बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। कांपती हुई आवाज में बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मजबूरी में उससे पैसे उधार लिए थे। वह पैसा लौटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ और समय चाहिए था। इसी बात से नाराज होकर वह आदमी उनकी बेटी का रास्ता रोकने लगा और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। बुजुर्ग की बात सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दादा भाई साफ शब्दों में कहता है कि इंसान की नीयत उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। जो व्यक्ति किसी महिला की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है, उसके लिए उसकी अदालत में कोई माफी नहीं होती। तभी दादा भाई का एक आदमी उस आरोपी का पूरा रिकॉर्ड लेकर आता है। उसमें खुलासा होता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने किसी महिला या गरीब परिवार के साथ गलत व्यवहार किया हो। पहले भी वह कई मासूम लोगों को परेशान कर चुका है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता रहा है। यह सुनकर दादा भाई का गुस्सा और बढ़ जाता है। दादा भाई अपने साथी को आदेश देता है कि इस आदमी पर कड़ी नजर रखी जाए। वह चेतावनी देता है कि अगर आज के बाद इसने किसी भी महिला की तरफ बुरी नजर से देखने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दादा भाई के आदेश के बाद उसके लोग आरोपी को वहां से ले जाते हैं। वह आदमी हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगता है और दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम खाता है, लेकिन दादा भाई अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। इसके बाद दादा भाई बुजुर्ग के पास जाता है और बड़े सम्मान के साथ कहता है कि अब उनकी बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। वह चाहता है कि लड़की बिना किसी डर और चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने सपनों को साकार करे। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग दादा भाई के फैसले की सराहना करते हुए फिर से उसके समर्थन में नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आईपीएस अकादमी में ईशा को उसकी शानदार उपलब्धि के लिए बेस्ट कैडेट का सम्मान दिया जाता है। यह पल उसके लिए बेहद खास होता है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। अवार्ड जीतने के बाद ईशा अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ हमेशा की तरह प्यार से उसके लिए खीर बनाकर लाती है। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि जब भी ईशा कोई ट्रॉफी जीत कर आती है, वह उसके लिए अपने हाथों से खीर जरूर बनाती है। लेकिन पिछले 1 साल से ईशा ने खीर का एक निवाला भी नहीं खाया। माँ हैरानी से इसका कारण पूछती है। इस पर ईशा शर्माते हुए कहती है कि उसने मन ही मन एक वादा किया है। वह अब खीर तभी खाएगी जब उसका पति अपने हाथों से उसे खिलाएगा। बेटी की यह बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा देती है और उसके प्यार की गहराई को महसूस करती है। उसी समय ईशा की दोस्त श्रेया उत्साह से उसके पास दौड़ती हुई आती है। वह बताती है कि आईपीएस अधिकारियों की नई पोस्टिंग लिस्ट आ चुकी है। यह खबर सुनते ही ईशा के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर सूरज की पोस्टिंग कहाँ हुई है। श्रेया मजाकिया अंदाज में कहती है कि पोस्टिंग लिस्ट ऑफिस में रखी है और अगर चाहो तो चुपके से जाकर देख सकते हैं। लेकिन ईशा तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि नियमों का उल्लंघन करके किसी भी दस्तावेज को देखना सही नहीं होगा। श्रेया मुस्कुराते हुए उसे छेड़ती है
कि आखिर उसे यह जानने की इतनी जल्दी नहीं है कि सूरज की पोस्टिंग उसके पास हुई है या उससे बहुत दूर। यह सुनकर ईशा थोड़ी झिझकती है और मान लेती है कि वह सचमुच यह जानना चाहती है। आखिरकार दोनों सहेलियां मुस्कुराते हुए पोस्टिंग लिस्ट देखने जाने का फैसला करती हैं। अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि सूरज और ईशा की नई पोस्टिंग उनकी जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लेकर आने वाली है।